वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कैटाकोलिमिन्स में एक्सोजीनस ड्रग्स की बात करी थी। इस वीडियो में हम एंडोजीनस ड्रग्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोजीनस ड्रग्स में हमें 3 ड्रग्स पढ़ने हैं। पहला डोपामिन, दूसरा एड्रीनालिन, तीसरा नॉर एड्रीनालिन पढ़ना है हमें, जिसमें से हमारा सबसे मेन फोकस होगा डोपामिन और एड्रीनालिन पे, क्योंकि इसी पे मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होगा एड्रीनालिन। उसके जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, वो हमें आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सकें और आपको एएनएस पढ़ने में आसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डोपामिन जो है उसका क्लासिफिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी पहले देख चुके हैं। अब डोपामिन का अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो मेन क्या है, इसका आईवी रूट से इसको एडमिनिस्टर करते हैं और जो इसका डोज की यूनिट है वो माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है। अब इसका अलग अलग डोजिंग शेड्यूल में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग डोजिंग शेड्यूल में इसका क्या क्या एक्शंस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग डोजिंग शेड्यूल में इसका अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग अलग रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करेगा। सबसे पहला है हमारा, जब इसको एडमिनिस्टर करते हैं लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, तो ये केवल और केवल D1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। और जब D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो वेजोडाइलेशन करवाएगा। वेजोडाइलेशन कहाँ पे करवाएगा? किडनी में और मेजेंट्री में। तो किडनी में वेजोडाइलेशन करवाने से GFR बढ़ेगा और मेजेंट्री में कराने से ब्लड प्रेशर कम होगा। फिर जब इसको हम लोग 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में एडमिनिस्टर करते हैं तो ये D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता ही था, ये β1 को भी स्टिमुलेट करेगा। तो D1 को स्टिमुलेट करने से GFR बढ़ रहा था और ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, और β1 को स्टिमुलेट करने से हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट में एक्टिविटी बढ़ेगी, और मेनली ये मसल्स पे एक्ट करेगा, नोट्स पे कम एक्ट करेगा। तो मसल पे जब एक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ रहा, और जब कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसको हम देख सकते हैं इस वाले रिलेशन से कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इंटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें तो अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन D1 पे काम करने से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और β1 पे काम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट इफेक्ट हमारा क्या बचेगा? जब इसको 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में एडमिनिस्टर करेंगे तो नेट इफेक्ट हमारा रहेगा, ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा और GFR इंक्रीज करेगा। तो हम उसको ऐसे डिसीज के ट्रीटमेंट में इंडिकेट कर सकते हैं जिसमें कार्डियक आउटपुट कम हो रहा हो और GFR कम हो रहा हो, यानी कि यूरिन आउटपुट कम हो रहा हो। तो इंडिकेशन है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक विद ओलिगोयूरिया। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो जो अपना डोपामिन है, जब इसको 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में देंगे तो ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ओलिगोयूरिया में क्या होता था कि यूरिन आउटपुट कम हो जाता था, तो GFR बढ़ाएगा जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब इसको मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में एडमिनिस्टर करेंगे तो ये D1, β1 और साथ में अल्फा 1 रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करेगा। तो D1 को स्टिमुलेट करने से GFR बढ़ रहा था और ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। β1 को स्टिमुलेट करने से कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। तो नेट इफेक्ट जो बचता था तो वो क्या होता था? कार्डियक आउटपुट बढ़ना और GFR बढ़ना। लेकिन ये अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करेगा तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगा यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो नेट इफेक्ट हमारा क्या होगा? जब इसको मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में देंगे तो ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, GFR बढ़ाएगा और साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देगा। तो इसके इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी टाइप के शॉक के अंदर हम इसको दे सकते हैं एक्सेप्ट एनाफिलेक्टिक शॉक, क्योंकि ये कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा। तो जैसे कि सेप्टिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, किसी भी शॉक के अंदर केवल और केवल एनाफिलेक्टिक शॉक को छोड़ देना है। लास्ट है हमारा, जब इसको अप्रॉक्स 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में इंड्यूस करेंगे तो ये नोड की एक्टिविटी शो करेगा, और नोड पे जब एक्टिविटी शो करेगा तो ये कंडक्शन को इंक्रीज करेगा। इसलिए इसको हम लोग हार्ट ब्लॉक के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो एरिथमिया एज अ कॉमन साइड इफेक्ट हो जाएगा इसका। डोपामिन की हमने बात कर ली, अब स्टार्ट करेंगे हम एड्रीनालिन के बारे में। एड्रीनालिन जो है वो सारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। याद करने का तरीका ये है, ए फॉर एड्रीनालिन और ए फॉर ऑल रिसेप्टर्स।
यानी कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सारे को स्टिमुलेट करता है। अल्फा 1 को जब एड्रिनल स्टिमुलेट करेगा तो ये वेजोकंस्ट्रिक्शन शो करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और रेडियल मसल ऑफ आइज में प्रेजेंट अल्फा 1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो ये मेड्रेसिस कॉज करेगा। अल्फा 2 को स्टिमुलेट करने से वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, और सिलरी बॉडी ऑफ आइज पे जो अपना अल्फा 2 प्रेजेंट है वो भी जब स्टिमुलेट होगा तो एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस कम होगा। लेकिन अल्फा 2 जो हमारे सीनस में प्रेजेंट है उस पर ये कोई इफेक्ट्स हो नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वही तो ड्रग्स हैं जो अपने एक्यूजिनस एंडोजिनस वाले, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे। हम लोग उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर पहले ही बात कर चुके हैं। फिर जब ये बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा यानी कि हार्ट स्टिमुलेट होगा, हार्ट में मसल और नोड पे दोनों पे इक्वली स्टिमुलेशन ये शो करता है। बीटा 2 पे जब होगा तो ब्रोंकोडाइलेशन और वेजोडाइलेशन शो करेगा। और लास्ट में हमारा बीटा 3 जो कि ये कम ही स्टिमुलेट करता है, क्योंकि बीटा 3 के नंबर्स कम होते हैं, तो ये लिपोलाइसिस कॉज करेगा, यानी कि फ्री फैटी एसिड लेवल प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाएगा। अब पहले इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं, फिर हम इंडिकेशंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, दूसरा है ओपन एंगल ग्लूकोमा, तीसरा है एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीडिंग, चौथा है कार्डियक अरेस्ट, फिफ्थ है हमारा एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एस्मा, और लास्ट है हमारा, इसको हम लोग एज एन एड ऑन रख देते हैं इन अ लोकल एनास्थेटिक्स। अब इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है एन ओपन नोज कैन ब्लॉक लंग्स लोकली, एन ओपन नोज कैन ब्लॉक लंग्स लोकली। एन से याद रख सकते हैं हम एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, ओपन से याद रख सकते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर, नोज से नोज ब्लीडिंग या एपिस्टेक्सिस, कैन से याद रखेंगे कार्डियक अरेस्ट। ये थोड़ा सा अलग हो गया है लेकिन फिर भी चला लेंगे अपन। तो कैन से क्या है, कार्डियक अरेस्ट। फिर ब्रोंकियल एस्मा के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियोस्पेज्म होता है, तो वैसे ही बोल सकते हैं ब्लॉक लंग्स, तो ब्लॉक लंग्स याद करेंगे कि ब्रोंकियल एस्मा के अंदर। फिर लास्ट है हमारा लोकली, लोकली से आएगा अपना लोकल एनास्थेटिक, सर इसको हम लोग देते हैं एज एन एड ऑन ड्रग। मेरे ख्याल से आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। अब एक एक इंडिकेशंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला इंडिकेशन है हमारा एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक जो होता है उसमें सीवियर एलर्जी होती है, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन शो होती है। जब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन शो होगी उसमें आजी एंटीबॉडीज का लेवल इंक्रीज होगा, जो कि एक्ट करेगा जाके मास्ट सेल पे, और मास्ट सेल पे जब ये एक्ट करेगा तो हिस्टामिन रिलीज करेगा। हिस्टामिन जब रिलीज होगा तो H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और H1 रिसेप्टर पे जब हिस्टामिन बाइंड करता है तो 3 एक्शन शो होते हैं। पहला है प्रूराइटिस, दूसरा है ब्रोंकियोस्पेज्म, और तीसरा है वेजोडाइलेशन। प्रूराइटिस में क्या होता है, रेडनेस और रैशेस हो जाते हैं। ब्रोंकियोस्पेज्म होने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और वेजोडाइलेशन से ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। तो हमें इन्हीं 3 कंडीशन को ट्रीट करनी है। अब ट्रीटमेंट जो हमारा होता है वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सीवियर केस हुआ तो अलग ट्रीटमेंट होगा, अगर लेस सीवियर केस है, माइल्ड केस है, तो अलग ट्रीटमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट से। हम 3 टाइप के ट्रीटमेंट देंगे। पहला हमारा स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स देंगे तो क्या होगा कि ये एक प्रकार के इम्यूनोसप्रेसिव होंगे। इम्यूनोसप्रेसिव होंगे तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कम कर देंगे। एंटीबॉडी का जब फॉर्मेशन कम होगा, यानी कि जब आईजीई कम फॉर्म होगा तो वो मास्ट सेल पे उतना एक्ट नहीं करेगा, तो हिस्टामिन की रिलीज भी कम हो जाएगा। तो H1 रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करेगा उतना, तो प्रूराइटिस, ब्रोंकियोस्पेज्म और वेजोडाइलेशन कम से होंगे। तो कौन कौन से स्टेरॉइड्स देंगे हम? तो अगर ओरली देते हैं तो हम लोग प्रेडनिसोलोन देंगे, और अगर आईवी रूट के थ्रू देंगे तो हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। सेकंड ट्रीटमेंट है हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, जो कि H1 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करेगा। ये माइल्ड केस के अंदर देंगे। कौन कौन से एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होंगे? तो ओरल रूट से अगर देंगे तो सिट्रेजिन और फेक्सोफेनिडीन, और अगर आईवी रूट के थ्रू देंगे तो प्रोमेथाजिन और क्लोरफेनेरामीन, ये हमारे ड्रग्स होंगे। अब तीसरा है अगर सीवियर केस हो गया तो हम लोग एड्रेनालिन एज ए ट्रीटमेंट यूज करेंगे। एड्रेनालिन जो है तो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे ऐड करके ब्रोंकोडाइलेशन शो करेगा, जो कि ब्रोंकियोस्पेज्म को ठीक कर देगा। और एड्रेनालिन जो है वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा और वेजोकंस्ट्रिक्शन शो करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी वेजोडाइलेशन वाला भी एक्शन जो है वो ठीक हो गया। डोज क्या होगा? तो हम लोग इसको 1:1000 वाले प्रिपरेशन में 0.5 मिलीग्राम देंगे फॉर एडल्ट्स और 0.3 मिलीग्राम देंगे चिल्ड्रंस के लिए। रूट क्या होगा हमारा इसको एडमिनिस्टर करने का? तो हम लोग इसको IM रूट यानी कि इंट्रामस्कुलर इसको देंगे।
कहाँ पे देंगे? वास्टस लैटरलिस मसल में अपर 1/3 पार्ट में। सेकंड हमारा रूट होगा सबक्यूटेनियस रूट, लेकिन ये केवल स्टेबल पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। जो अपना एड्रेनालिन है उसको हम लोग आईवी रूट के थ्रू नहीं देते हैं क्योंकि एरिथमिया का रिस्क होता है। अब 2 नोट पॉइंट की बात कर लें अगर, तो एड्रेनालिन और हिस्टामिन जो है ये फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं ये। और दूसरा नोट पॉइंट है हमारा कि हम लोग साल्बुटामॉल को भी एज एन एड-ऑन ड्रग देते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि वो भी ब्रोंकियोडायलेटर एक्शन शो करता है। अब हम बात करेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में। ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि जो अपना एक्वस ह्यूमर है उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है, तो ऐसे ड्रग्स को हमें देना पड़ेगा उसको ट्रीट करने के लिए जो कि एक्वस ह्यूमर के सिंथेसिस को कम कर सकें। तो यानी कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर सकें। अल्फा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो सिलरी बॉडीज जो होंगी उसमें से एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो हम लोग एड्रेनालिन देते हैं जो कि अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन हम लोग एड्रेनालिन को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं देते हैं, उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में देते हैं। प्रोडक्ट हमारा होगा डीपीवेफ्रिन। डीपीवेफ्रिन जो होगा वो कन्वर्ट होता है एड्रेनालिन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद, और वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा एड्रेनालिन और इनहिबिट करेगा सिलरी बॉडीज को, जिससे एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस कम हो जाएगा और ये ट्रीट कर देगा ओपन एंगल ग्लूकोमा को। इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर देगा, अल्फा 2 को तो करता ही था एड्रेनालिन, साथ साथ में अल्फा 1 को भी स्टिमुलेट करता ही है। तो अल्फा 1 को स्टिमुलेट करने से क्या होगा कि रेडियल मसल ऑफ आइरिस जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मैड्रेसिस हो जाएगा और जो अपना आइरिडोकॉर्नियल एंगल है वो क्लोज हो जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। तो इससे ट्रिबेकुलर ड्रेनेज जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग एंगल क्लोज ग्लूकोमा के अंदर नहीं देते हैं क्योंकि उसमें पहले ही क्लोज है और दे देंगे तो और क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए इट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नॉन केस ऑफ एंगल क्लोज ग्लूकोमा। इसका रीजन यही है कि ये अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा जिससे मैड्रेसिस हो जाएगा। मैड्रेसिस होगा तो एरिडोकॉर्नियल एंगल जो और कम हो जाएगा, तो ट्रिबेकुलर ड्रेनेज और कम हो जाएगा। तो हमें ट्रीटमेंट के लिए देना था और हम लोग और सीवियरिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एंगल क्लोज ग्लूकोमा के अंदर नहीं देते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर इसको दे सकते हैं लेकिन एंगल क्लोज ग्लूकोमा के अंदर इसको नहीं देंगे। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस में क्या होता है? नोज ब्लीडिंग। तो हमें ऐसे ड्रग देना पड़ेगा जो कि नोज ब्लीडिंग को कम करे, यानी कि वेजोकंस्ट्रिक्शन शो करे। तो हम नोज ब्लीडिंग के अंदर एड्रेनालिन का 1:1000 प्रिपरेशन देते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पैक्स बना के, उसको बोलते हैं नेजल पैक्स, और वो वेजोकंस्ट्रिक्शन शो करता है जिससे नोज ब्लीडिंग कम हो जाती है। चौथा इंडिकेशन है हमारा कार्डियक अरेस्ट के अंदर। कार्डियक अरेस्ट के अंदर 2 टाइप की प्रेजेंटेशन होंगी, एक होगा नॉन शॉकेबल रिदम्स, दूसरा होगा शॉकेबल रिदम्स। यानी कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक दे पाते हैं वो होगा शॉकेबल रिदम्स, और दूसरा होगा नॉन शॉकेबल रिदम जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते हैं। तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे बाय गिविंग एड्रेनालिन, वो हम देखेंगे। तो नॉन शॉकेबल रिदम्स कौन कौन से हैं? असिस्टोल हो गया हो, जिसमें क्या होता है कि ईसीजी में फ्लैट लाइन आती है, या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसमें इरेगुलर रिदम्स देखने को मिलती है। और अपना शॉकेबल रिदम्स की कौन कौन से केस हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया हो, या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। तो पहले बात कर लेते हैं नॉन शॉकेबल रिदम की, फिर हम बात करेंगे शॉकेबल रिदम की। तो नॉन शॉकेबल रिदम यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक दे नहीं सकते हैं, तो हम सबसे पहले सीपीआर देंगे। सीपीआर देंगे, फिर उसके बाद 2 मिनट वेट करेंगे। 2 मिनट वेट करने के बाद सेकंड एटम देंगे। अब अगर रिलीफ नहीं मिला तो फिर हम एड्रेनालिन का डोज देंगे। और शॉकेबल रिदम के अंदर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, फिर सीपीआर देंगे, फिर इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, फिर सीपीआर देंगे। ये हमारा मैनेजमेंट का स्टेप होगा। फिर उसके बाद लास्ट में एड्रेनालिन देंगे और साथ ही में एंटी एरिथमिक ड्रग भी देंगे, जैसे एमाइडोरॉन और लिग्नोकेन। एमाइडोरॉन का जो डोज होगा वो फर्स्ट डोज है इसका 300 मिलीग्राम पर केजी और सेकंड डोज होगा 150 मिलीग्राम पर केजी। वहीं लिग्नोकेन जो है वो 1.5 मिलीग्राम पर केजी और 0.75 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि सेकंड डोज हम इसको हाफ कर देते हैं, डोज होगा हमारा। और एड्रेनालिन जो है उसका डोज हम रखेंगे 1 मिलीग्राम, जिसमें 1:1000 वाला प्रिपरेशन यूज करेंगे। अब रूट की बात कर लेते हैं कि किस रूट से हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। तो आईवी रूट होगा हमारा मेन रूट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अपना जो वेसल्स है वो सब कोलैप्स कर चुकी होती हैं, तो हम लोग इंट्राओसियस रूट भी देते हैं, यानी कि बोन्स के अंदर इसको हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। एकदम हाई बूस्ट के थ्रू हम लोग इसको
बोन में एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे बोन फ्रैक्चर होगा और सीधे बोन मैरो में अपना एड्रेनलिन जो है एडमिनिस्टर हो जाएगा। तो कौन सी बोन यूज करेंगे? टिबिया बोन यूज करेंगे, लेकिन हार्ट तक पहुंच सके इसलिए हम लोग इसको सेलाइन पुश के थ्रू भी पहुंचवाएंगे। तो कौन सी बोन यूज करेंगे? टिबिया बोन पे। टिबिया बोन पे हम लोग हाई प्रेशर देंगे, जिससे फ्रैक्चर होगा उस पर और एडमिनिस्टर हो जाएगा एड्रेनलिन बोन मैरो में डायरेक्टली। साथ में हमको इसको सेलाइन पुश देना पड़ेगा आईवी रूट के थ्रू NS, यानी कि नॉर्मल सेलाइन देना पड़ेगा 10 ml का, ताकि ड्रग जो है तो हार्ट तक पहुंच सके। तो ये बात हो गई हमारे कार्डियक अरेस्ट के अंदर। उसके दो प्रेजेंटेशन से, एक सॉकेबल रिदम्स, दूसरा नॉन सॉकेबल रिदम्स। हमने उसको देख लिया कैसे मैनेजमेंट करेंगे, एड्रेनलिन कैसे देंगे और क्या डोज रहेगा उसका और उसका रूट क्या रहेगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एज्मा। एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एज्मा में एज्मा है यानी कि ब्रोंकोस्पेज्म होना ही है, तो हमें ऐसे ड्रग्स देने पड़ेंगे जो ब्रोंकोडायलेशन करवा सकें। तो हम एड्रेनलिन जो है वो बीटा-2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ब्रोंकोडायलेशन करवाएगा। तो एड्रेनलिन का यूज हम कर सकते हैं एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल एज्मा के अंदर। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो सबक्यूटेनियस होगा और इनहेलेशनल रूट होगा। दो रूट हैं। अगर सबक्यूटेनियस देंगे तो 1:1000 वाला प्रिपरेशन देंगे, जिसमें डोज हमारा होगा 0.5 मिलीग्राम। और अगर इनहेलेशनल रूट से देंगे तो 1:100 वाला देंगे प्रिपरेशन और डोज होगा 2 से 3 मिलीग्राम। क्योंकि इनहेलेशनल रूट देने पे जो लॉस है वो ड्रग का हो जाता है, क्योंकि हमारा नेजल पासेज में जाएगा ड्रग, तो पूरे पाथवे में कहीं ना कहीं ड्रग जो है लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसका 1:100 वाला प्रिपरेशन देंगे और डोज भी थोड़ा ज़्यादा देंगे, 2 से 3 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंडिकेशन है एड्रेनलिन का। इसको हम लोकल एनास्थेटिक्स के साथ एड ऑन ड्रग के फॉर्म में देते हैं। तो एड्रेनलिन कैन बी गिवन अलोंग विथ लोकल एनास्थेटिक्स। जैसे जो लिग्नोकेन है वो एक प्रकार का सेंसरी नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाला ड्रग यानी कि लोकल एनास्थेटिक्स है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ब्लॉक करता है सोडियम चैनल्स को। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैं इसको सेंसरी नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए दिया ही साथ ये साइड इफेक्ट के रूप में मोटर नर्व को भी ब्लॉक कर देते हैं। जब मोटर नर्व्स को ब्लॉक कर देंगे तो जो हमारे ब्लड वेसल्स को नर्व सप्लाई कर रही हैं वो सप्लाई भी ब्लॉक हो जाएंगी, जिस वजह से क्या होगा कि वेजोडाइलेशन हो जाएगा। वेजोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो हम लिग्नोकेन दिए सेंसरी नर्व को ब्लॉक करने के लिए, वो अब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका। जो लोकली दिए थे हम उसका क्या होगा, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रहा है। तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होने की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी और CNS वाली टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है लिग्नोकेन का, जिस वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि दिए थे लोकल एनास्थेटिक के लिए, लोकल इफेक्ट के लिए, और हो रहा है सिस्टमिक यानी पूरी बॉडी में हो जा रहा है। तो ये जहाँ पे डिजायर्ड प्लेस थी वहाँ पे नहीं होगी यूज, और अदर पार्ट में यूज हो रहा है, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए जो एड्रेनलिन है उसको देते हैं हम लोग 1:2 lakh to 1:8 lakh वाले प्रिपरेशन में। ये जाके अल्फा-1 को ब्लॉक करेगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिस वजह से क्या हो, जो वेजोडाइलेशन वाला इफेक्ट हो रहा था सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाने की वजह से, वो वाला इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि एड्रेनलिन देने से क्या एडवांटेज हुआ जब उसको हम एड ऑन ड्रग के फॉर्म में दिए। तो पहली बात, क्या सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि वेजोडाइलेशन को रोक दिया। जब वेजोडाइलेशन नहीं होगा तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये प्रोलॉन्ग कर देता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स, क्योंकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा हमारा ब्लीडिंग है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से करता है ये। लास्ट है हमारा इकोनॉमिकल, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है इसलिए इकोनॉमिकल है हमारे लिए। अब लास्ट में एक नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एंड आर्टरीज में हम लोग एड्रेनलिन को देने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि एंड आर्टरीज में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने से गैंग्रीन का रिस्क बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे एंड आर्टरीज होती हैं अपनी, अगर यहाँ पे हम लोग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिए हैं एड्रेनलिन देने से, तो जब यहाँ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो यहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो यहाँ पे गैंग्रीन होने का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। और अगर देते भी हैं तो इसको बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में देंगे, यानी कि 1:8 lakh वाले प्रिपरेशन में देंगे, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट कॉज नहीं करेगा। अब कैटाकोलिमिन कैटेगरी वाला ड्रग जो है उसमें लास्ट है हमारा नॉर एड्रेनलिन। जो नॉर एड्रेनलिन है इसका एक्शन कहीं ना कहीं एड्रेनलिन जैसा ही होता है,
बस ये जो है तो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता। बाकी सारे रिसेप्टर्स पे स्टिमुलेशन देगा, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर पे कोई इसका रोल नहीं होता। तो जब ये बीटा 2 रिसेप्टर पे कोई रोल नहीं प्ले करेगा तो ये ब्रोंकियोडायलेशन नहीं शो करेगा। तो इसलिए हम इसको एनाफिलेक्टिक शॉक के ट्रीटमेंट में हम लोग इसको नहीं दे सकते हैं। और बाकी ये सारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। तो याद करने का तरीका ये है कि नॉर एड्रेनालिन यानी कि नॉर यानी कि कुछ ना कुछ नहीं करेगा, NO से याद आता है नो, तो नो एक्शन ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। वहीं ए से याद आता है कि ऑल यानी कि रेस्ट ऑल को ये स्टिमुलेट करेगा। जब अल्फा 1 पे ये एक्शन करेगा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और सिलरी बॉडी पे प्रेजेंट अल्फा 2 को अगर स्टिमुलेट करेगा तो एक्वस ट्यूमर का सिंथेसिस रुक जाएगा। हार्ट में प्रेजेंट बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और बीटा 2 पे इसका कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए बीटा 2 यहाँ पे हट गया। और लास्ट है हमारा बीटा 3। बीटा 3 में जब स्टिमुलेशन आएगा तो लिपोलाइसिस होगा। अब इसके इंडिकेशन की बात कर लूँ अगर कि नॉन एड्रेनलिन को क्या कहाँ कहाँ देते हैं, तो जैसे कि नॉन एड्रेनलिन जो है तो वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं अल्फा 1 पे काम कर रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, और बीटा 1 पे काम कर रहा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है। तो इसको शॉक का ट्रीटमेंट के अंदर दे सकते हैं, बस एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर नहीं जाना, क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन शो नहीं करता इसलिए। शॉक में कौन कौन से हैं अपने, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोटेंसिव शॉक, स्पाइनल शॉक, इनमें दे सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन है कार्डियोजेनिक शॉक विद लो बीपी। ऐसा कार्डियोजेनिक शॉक जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो रहा है उसके अंदर भी हम दे सकते हैं। और तीसरा है एक्यूट हाइपोटेंशन के अंदर हम दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर ये बढ़ा रहा है। साइड इफेक्ट की बात करूं अगर तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शो कर रहा है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और हार्ट पे एक्टिविटी कर रहा है इसलिए हार्ट को स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा। एरिथमिया एज अ कॉमन साइड इफेक्ट हो जाएगा इसका। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन कैटाकोलमियस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल medmonk21 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा। आप वहां से नोट्स को PDF फॉर्म में ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।